सुबह सुबह का समय था और सुमित्रा जी आंगन में बैठी चाय पी रही थी। किचन से धड़ाधड़ बर्तनों की आवाज आ रही थी, जिसे सुनते ही सुमित्रा जी ने चिल्लाते हुए कहा, सुबह सुबह इतनी जोर जोर से बर्तन का बजाना अच्छा नहीं होता, लेकिन यह मनहूस बर्तन जानबूझकर टकराती है जिससे इसे मुझसे लड़ाई करने का मौका मिल सके। आकाश, जो कि अभी अभी पार्क से टहल कर आ रहा था, उसने भी चिल्लाते हुए सोनिया को आवाज लगाई। आवाज तो बंद हो चुकी थी, लेकिन सोनिया की आवाज नहीं आ रही थी। आकाश ने यह कहते हुए कि सोनिया बहरी हो गई हो क्या, जो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसा कहते हुए आकाश किचन में पहुंच चुका था, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह जोर से चीख पड़ा। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ था, तो आइए जानते हैं। ससुर जी ने अखबार पढ़ते हुए आवाज लगाई कि अरे कहाँ मर गए सब, इस घर में सुबह सुबह चाय भी नहीं मिलती। तभी सुमित्रा जी जल का लोटा लिए पूजा के कमरे से बाहर निकलते हुए आई और कहने लगी कि मैं तो अपने जीवन में इतनी सुस्ती से काम करते हुए किसी को नहीं देखा। हाथों में तो इसके जंग ही लगा हुआ है। माँ बाप ने भी पता नहीं कैसे पाला है। ऐसा लगता है जोर से काम करेगी तो इसके हाथ ही टूट जाएंगे। जल का लोटा लिए वह तुलसी की तरफ बढ़ रही थी और लगातार बड़बड़ा रही थी। उन्होंने जैसे ही तुलसी पर जल चढ़ाकर हाथ जोड़ तो वह फिर से बड़बड़ाने लगी। सोनिया, ओ सोनिया, आकाश तेरी बीवी कहाँ मर गई? अब सुबह की चाय भी नसीब होगी कि नहीं? उधर सुमित्रा जी की बहू सोनिया छत पर सूखी मिर्ची फैला रही थी। वह जल्दी जल्दी नीचे आई और बोली कि मम्मी जी, मैं तो छत पर मिर्च फैलाने गई थी। तो ससुर जी ने आंखें निकाल कर कहा, क्या चाय बनाने के लिए तुम्हारा बाप आएगा? बहू, तुम्हें घर में काम करने की तमीज है कि नहीं? सुमित्रा जी ने भी सोनिया को जोर से सुनाया और कहा कि सास ससुर की सेवा से तो तुझे कोई मतलब ही नहीं है। पता है कि इनको सुबह उठते ही अखबार के साथ चाय चाहिए होती है। तो फिर छत पर किसे देखने गई थी? इतनी सुबह छत पर जाने का मतलब ही क्या होता है? हम सब जानते हैं, मिर्च का तो बहाना है। सोनिया को आए दिन उसकी सास ऐसे ही इल्जाम लगाकर बातें सुनाती थी। सोनिया उनके सामने जैसे एक अपराधी की तरह खड़ी थी कि मानो उसे कितना बड़ा अपराध हो गया है। फिर उसने धीरे से कहा कि मम्मी जी, मिर्च सुखाना जरूरी था क्योंकि उसमें फंगस लगने वाली थी। सुमित्रा जी ने जोर से कहा, अभी खड़ी खड़ी मुंह चला रही है, यह नहीं कि चाय जाकर बनाए। बहुत सुन ली तेरी सफाई, अब रसोई में जा। बेचारी सोनिया सफाई तक भी ठीक से नहीं दे पाई और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। तभी बाहर से आवाज आई और दिशा, इतनी सुबह सुबह कैसे? कोई खबर भी नहीं दी। सोनिया ने सुन लिया था कि सुबह सुबह उसकी ननद आ गई है। वो जल्दी से चाय लेकर बाहर गई तो उसने देखा कि उसकी ननद अपने पिताजी के गले लगकर रो रही थी और उसका सूटकेस एक बैग के साथ वहीं रखा हुआ था। सोनिया ने मन में सोचा कि लग रहा है कि दीदी वैसे झगड़ा करके यहाँ आ गई हैं और अभी तक यहाँ का माहौल भी खराब होता रहेगा। लेकिन क्या करूँ, सासू माँ के आगे कुछ बोल ही नहीं सकती। अपनी दीदी दिशा की बात सुनकर अंदर से आकाश भी निकलकर बाहर आ गया और दिशा अपने भाई से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि भाई, अब मैं उसे घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पापा ने मुझे कभी हाथ भी नहीं लगाया और तुम्हारे जीजा जी ने मुझे थप्पड़ मारा है, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। दीदी की बात सुनकर आकाश गुस्से में आ गया और कहने लगा कि उस आदमी की मेरी दीदी को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई? मैं अभी उसे फोन करता हूँ। तभी सोनिया ने कहा, पहले आप पूरी बात तो जान लीजिए। दीदी, आप पहले पूरी बात बताइए कि क्या हुआ है। सुमित्रा जी ने अपनी बहू की तरफ आंखें निकालकर गुस्से में देखा और कहा कि तुझे क्या लगता है गलती मेरी दिशा की होगी? और तू फैसला करने वाली कौन होती है कि गलती किसकी है? अब अंदर जा
और घर के काम कर हमारे घर की बातों में टांग करने की जरूरत नहीं है। सच तो यही था कि सोनिया को आज तक किसी ने उसे अपना समझा ही नहीं था। सोनिया हमेशा घर का भला चाहती थी और ससुराल वालों को यही लगता था कि यह हमारे घर के मामले में टांग अड़ाती है। सोनिया अंदर जाकर दिशा के लिए चाय नाश्ता तैयार करने लगी थी और बाहर सब उसको चुप करा रहे थे और कह रहे थे कि तुम चिंता मत करो, नीरज को हम देख लेंगे। ससुर जी ने तो साफ साफ कह दिया कि आप यह मामला खत्म करो और इस आदमी से तलाक ले लो। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। जब सोनिया नाश्ता लेकर बाहर आई तो सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। चाय नाश्ता आते ही सुमित्रा जी ने कहा, मेरी बेटी कब से भूखी है, ससुराल वालों ने इसको भूखा ही घर से निकाल दिया और तू यहाँ खड़ी हमारा मुंह देख रही है। यह नमकीन बिस्किट फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, जा जाकर दिशा के लिए इससे फेवरेट आलू के परांठे, चटनी और साथ में रायता बना ले। सोनिया बेचारी फिर से किचन में चली गई और नाश्ते में परांठे बनाने की तैयारी करने लगी। उसके बाद आकाश ने कहा कि दीदी मैं आपको शाम को मिलता हूँ, अभी मुझे ऑफिस जाना है। और ऐसा कहकर जैसे ही वह अपने कमरे में आया तो वहाँ पर सोनिया ने आकाश से कहा कि हमें दीदी को समझाना चाहिए ना कि तलाक के बाद करके उनका घर तुड़वाना चाहिए। दूसरा रिश्ता मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। आप ही सोचिए कि तलाकशुदा लड़की को कौन ब्याहेगा। आकाश सोनिया की बात सुनकर भड़क उठा और उसने सोनिया को एक जोर से थप्पड़ मार दिया। मुझे समझ में आ रहा है तू क्या चाहती है। तू तो यही चाहती है ना कि मैं दीदी को वापस भेज दूँ। तू कान खोलकर सुन ले, अगर आपसे इस बात को फिर से दोहराया तो मैं तुझे तेरे घर भेज दूंगा। जरूरत तेरी इस घर में नहीं है, गवार कहेंगी। सोनिया रोते हुए गाल पर हाथ रखकर खड़ी रह गई। वह जानती थी कि इस घर में उसकी इज्जत नहीं है, लेकिन वह फिर भी दिशा का भला चाहती थी और इसी कारण आकाश से बात करने की कोशिश कर रही थी। सोनिया गांव में पली बड़ी लड़की थी, जहां उसे सिखाया गया था कि अपने घर को हर हाल में टूटने से बचाना चाहिए और छोटी छोटी बातों को नहीं देखना चाहिए। इसी कारण वह हर रोज इस घर में अपमान यह सोचकर सह लेती थी कि कभी तो इन लोगों की सोच उसके प्रति बदल जाएगी। सोनिया ने गांव में रहकर ग्रेजुएशन किया था, जिसके लिए उसे हर रोज शहर आना जाना पड़ता था। वह शिक्षा की अहमियत को जानती थी और यह भी चाहती थी कि वह अपने जीवन में कुछ कर दिखाए। दिशा के घर में आ जाने से घर का माहौल और भी तनाव भरा रहने लगा, क्योंकि दिशा हर रोज रो रोकर अपने पति नीरज की बुराइयां करती थी। नीरज का फोन जब आकाश के पास आया तो आकाश ने उसे फोन पर बुरी तरह व्यवहार किया और कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया है। दिशा दिन भर सोनिया के कमरे में बैठी टीवी देखती रहती थी और सोनिया के ससुर जी किताबें पढ़कर अपना टाइम पास करते थे। सुमित्रा जी भी दिशा के साथ ही बैठकर अपना समय बिताती थी और बेचारी सोनिया को अपने ही बेड पर कमर सीधी करने का भी मौका नहीं मिलता था। दिशा सोनिया से कहती थी कि मैं आपका कमरा बहुत ठंडा रहता है, इसीलिए यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। दिशा टीवी देखते देखते कभी भी सोनिया से कह देती थी कि भाभी कॉफ़ी का मन कर रहा है, मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। जबकि सोनिया दोपहर में सारे काम से फ्री होकर थोड़ा सा आराम करना चाहती थी, लेकिन सुमित्रा जी भी मुंह टेढ़ा करके कहती थी, ननद ने कहा है तो जल्दी से कॉफ़ी बनाकर दो, इसको तो हर वक्त आराम की पड़ी रहती है। बेचारी सोनिया को लेटे ही फिर से उठाना पड़ता था। इस तरह दिशा बार बार उससे फरमाइश करती थी और सोनिया को उसे पूरा करना पड़ता था। एक दिन दिशा ने उसे कहा कि मेरा सिल्क का सूट प्रेस कर दो, मुझे अपनी एक सहेली के घर पार्टी में जाना है।
सोनिया ने दिशा से कहा कि दीदी यह कैसे प्रेस होगा, मुझे नहीं आता है। तो दिशा ने गुस्से में कहा कि काम ना करने के बहाने तो तुम बड़ी आसानी से बना लेती हो, काम चोरी की भी हद होती है। चुपचाप जाकर इसको प्रेस करके लेकर आओ। अब सोनिया शाम के 4 बजे दिशा का सूट जैसे ही प्रेस करने लगी तो प्रेस उस पर रखते ही सूट जल गया और तभी उधर से दिशा यह कहते हुए आ गई कि इतनी देर हो गई और तुम अभी तक एक सूट भी प्रेस नहीं कर पाई हो। लेकिन उसने आते ही देखा कि सूट जल चुका था और जला हुआ सूट देखकर दिशा जोर से चीखने लगी, मम्मी जल्दी से यहाँ देखो, इस गंवार ने क्या किया है, मेरा इतना महंगा सूट जला दिया। सुमित्रा जी दौड़ी दौड़ी वहां पर आई और सूट देखते ही उन्होंने सोनिया को जोरदार थप्पड़ मार दिया। आंखें निकाल कर कहने लगी कि अरे गंवार, तुझे तो कपड़े प्रेस करने तक नहीं आते, तुझे इतना भी नहीं पता कि सिल्क कपड़े पर डायरेक्ट प्रेस नहीं रखते। इतना महंगा सूट कभी तूने देखा भी है? खैर, तूने कहाँ देखा होगा, तूने तो अपने गांव में लगे कपड़े ही पहने होंगे। सोनिया एक साधारण लड़की थी और उसे वाकई नहीं पता था कि सिल्क के कपड़े को कैसे प्रेस करते हैं। सोनिया ने कहा, पर धीरे से कहा कि मम्मी जी, मैं तो कहा था कि मुझे यह नहीं आता है। तो सुमित्रा जी और भी लाल पीली होकर गुस्से में कहने लगी, इसकी हिम्मत तो देखो, सूट जलाकर इसकी जुबान भी चल रही है। दिशा बेटा, मैं आकाश से कहकर तेरे लिए नया सूट मंगवा दूंगी, अभी तो कुछ और पहनकर चली जा। इस समय घर की बेल बजी तो सुमित्रा जी ने कहा कि अब बड़ी खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है, जाकर देख कौन आया है। सोनिया ने जाकर दरवाजा खोला और सामने देखकर हैरान हो गई। सामने दिशा का पति नीरज खड़ा था। अंदर से सुमित्रा जी यह कहते हुए बाहर आई, अरे अब बताएगी भी कि कौन आया है। नीरज को सामने खड़े देखकर सुमित्रा जी एक पल के लिए खामोश खड़ी रह गई। तो नीरज ने कहा कि मम्मी जी, मैं दिशा को ले जाने आया हूँ और मैं दिशा से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर घर नहीं तोड़ना चाहता। गलती चाहे किसी की भी हो, उसका भूलकर हम दोनों को ही आप आगे बढ़ना चाहिए। दिशा अंदर से बाहर आते हुए बोली कि तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरा घर है, तुम्हारे बाप का नहीं, जो जब चाहे मुंह उठाकर चले आओ। नीरज ने कहा कि दिशा, अब तुम्हारा घर ये नहीं है, इस बात पर तुम्हें समझना होगा। और मम्मी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यह बात दिशा के दिमाग में डालिए कि शादी के बाद ससुराल एक लड़की का घर होता है। सोनिया यह बात सुनकर सास की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे भी आए दिन सुनने को यही मिलता था कि यह तेरे बाप का घर नहीं है। सुमित्रा जी नीरज की बात सुनकर उसका चेहरा देखने लगी और फिर बोली, ससुराल वह होता है जहाँ मान सम्मान मिले, लेकिन तुमने वह तो मेरी बेटी को दिया ही नहीं और तुमने इसको थप्पड़ मारा है। हमने अपनी बेटी को इतने लाड प्यार से पाला है कि कभी हाथ तक नहीं लगाया। सुमित्रा जी बोल ही रही थी कि वहां पर आकाश भी आ गया, क्योंकि इतनी देर में दिशा ने आकाश को फोन कर दिया था। आकाश ने भी आते ही नीरज से कहा कि अब किस मुंह से तुम हमारे घर आए हो? इन्हीं हाथों से तुमने मेरी दीदी को थप्पड़ मारा था ना? अब अगर तुम्हारे यही हाथ तोड़ दिए जाए तो क्या करोगे? नीरज ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं आप सब में दिशा की बात सुनी और मेरी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। याद रखिएगा कि आप अपनी बेटी का घर खुद ही बिगाड़ रहे हैं। जिस सम्मान की बात आप कर रहे हैं, क्या वह आपने अपनी बहू को दिया है? बेटियां ससुराल को अपना घर तब समझती हैं जब उन्हें समझने दिया जाता है। क्या आपने अपनी बहू के साथ ऐसा किया है? आकाश, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि तुमने शादी के इन 2 सालों में अपनी बीवी को एक उपहार तक नहीं दिया होगा। मैंने भाभी को शुरू से देखा है और इन 2 सालों में वह कितना बदल गई हैं, वह तुम अपनी आंखों से देख लो।
अब उनके चेहरे पर दुख की गहरी छाया दिखाई देती है। उनका रंग काला पड़ चुका है और अगर उनके रहन सहन की बात करूं तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस घर में उन्हें किस ढंग के कपड़े पहनने को भी नसीब नहीं होते। जिस पत्नी के सम्मान की बात मुझसे कर रहे हो, क्या तुमने वह अपनी पत्नी को दिया है? जो साड़ी भाभी पहना खड़ी हैं, वह साड़ी मैंने ही दिशा को वैलेंटाइन डे पर दी थी और मुझे अच्छे से याद है कि यह पल्लू पर से जल गई थी और दिशा ने इसे पहनना बंद कर दिया था। यह बात सुनकर आकाश का चेहरा उतर गया और उसकी नज़र सोनिया की साड़ी पर गई। नीरज ने सोनिया की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा कि भाभी जी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन इन लोगों की आंखें खोलने के लिए मुझे ऐसा कहना ज़रूरी था। मैं आपका अपमान ही नहीं करना चाहता। आप मेरे लिए बहुत सम्माननीय हैं कि ऐसे लोगों को जेल रही हैं जिन्होंने कभी आपको एक क्षण के लिए भी सम्मान की नज़र से नहीं देखा। तभी दिशा ने कहा कि यहाँ पर खड़े होकर फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्ञान तुम दे रहे हो उतने ज्ञानी तुम हो नहीं, क्योंकि तुमने मुझ पर हाथ उठाया है और मेरे भाई ने कभी मेरी भाभी पर हाथ नहीं उठाया। दिशा की यह बात सुनकर नीरज ने आकाश की ओर देखा, क्योंकि आकाश ने तो जाने कितनी बार सोनिया पर हाथ उठाया था। नीरज ने यह सुनकर कहा कि तुम अपने भाई को राम बनाने की कोशिश कर रही हो, जो कि वह है नहीं, और यह हाथ उठाने वाली बात तो तुम्हारे घर में कुछ देर पहले हुई है, जिसकी गवाह तुम खुद हो। अभी थोड़ी देर पहले ही सुमित्रा जी ने भी सोनिया पर हाथ उठाकर अपनी तसल्ली की थी। यह सुनकर सुमित्रा जी नीरज की तरफ आंखें फाड़ कर देखने लगी। तब नीरज ने कहा कि सासू माँ, मुझे ऐसे मत देखिए। आपके घर का दरवाज़ा खुला था और मैं सीधे अंदर आ गया था, और जो थोड़ी देर पहले आपने अपनी बहू के साथ किया था वह मैंने देख लिया था, लेकिन भाभी के सम्मान के लिए मैं वापस बाहर गया और घर की बेल बजाई। इन सारी बातों से सोनिया के दिल को एक अजीब सी ठंडक पहुंच रही थी। इतने में आकाश के पिता, जो कि बाहर गए हुए थे, वह आ पहुंचे और उन्होंने नीरज को देखते ही कहा कि इस घर में कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ हमारे घर से, और तलाक के पेपर तुम्हारे घर आ जाएंगे। मेरी बेटी को थप्पड़ मारने का अंजाम मैं खुद तय करूंगा। नीरज ने कहा कि अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं दिशा पर हाथ क्यों उठाया। सासू माँ, ससुर जी और आकाश, आप तीनों यह बात ध्यान से सुन लो कि आपकी बेटी ने क्या किया है। आपकी बेटी ने मेरी माँ के गहने चुराए। जब मेरी माँ ने गहने ढूंढे और वह नहीं मिले तो मैं इससे कहा कि एक बार अलमारी में चेक कर ली, लेकिन इसने साफ साफ इनकार कर दिया कि यह इसके बारे में नहीं जानती, और मैं भी यही सोचा कि दिशा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगले दिन जब मैं अलमारी में अपने कपड़े ढूंढ रहा था, जाने क्यों मैं लॉकर खोलकर चेक कर लिया और मुझे ज्वेलरी बॉक्स नजर आया। मैंने खोलकर देखा तो मुझे पता चल गया कि यह मेरी माँ का है, और माँ ने भी कंफर्म किया कि वह उनका ही था। लेकिन जब दिशा से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। किसको नहीं पता, और दिशा के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि मैं यहाँ बताकर इसका अपमान नहीं करना चाहता। लेकिन दिशा, तुम चाहती हो तो मैं बता सकता हूँ। मैं वह सब कुछ बता सकता हूँ जो तुमने मेरी माँ के साथ किया है। सासू माँ, आप बहू से तो बहुत सेवा का सम्मान की उम्मीद रखती हैं, लेकिन क्या कभी बेटी को भी यह सब सिखाया है? इस बात पर सुमित्रा जी के चेहरे का रंग ही उठ गया, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा दिशा और सोनिया में फर्क ही किया था। नीरज ने कहा कि मैं भाभी को हमेशा इस पूरे घर की सेवा करते देखा हूँ। वह तो गांव की हैं, सीधी सादी लड़की हैं, और इसीलिए उन्होंने आपका अत्याचार सह लिया। लेकिन आप अपनी बेटी से पूछिए, यह अत्याचार सहकर नहीं बल्कि करके आ रही है। आप इसके शुरू के बारे में मोहल्ले तक में पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके चीखने के वास्ते दूर तक जाती है।
अभी अगर आप इसे अपने पास रखना चाहते हैं तो शौक से रखिए, लेकिन कुछ दिन बाद आप पछताएंगे, मैं इसकी गारंटी ले देता हूँ। दिशा के माता पिता और भाई सब खामोश खड़े थे और किसी ने भी दिशा से ये नहीं कहा कि इसे अपने पति के साथ जाना चाहिए। नीरज अपनी बात कहकर जा चुका था और धीरे धीरे तीनों सोफे पर बैठ गए। सोनिया रसोई में जाकर अपने काम में लग गई थी और शाम की चाय बनाने लगी थी। उसने इस घर में इस तरह की शांति कभी नहीं देखी थी। सोनिया को थोड़ा दुख भी हो रहा था और इसीलिए उसने सबका मूड ठीक करने के लिए चाय के साथ थोड़े से पकोड़े बना लिए। सोनिया ने चाय नाश्ता लाकर सबके सामने रखा तो सब कुछ देखकर नाश्ते को ही देखते रहे और इतने लोगों के होते हुए भी घर में सन्नाटा पसरा रहा। फिर सोनिया सबको उठाकर चाय दी और खाने के लिए पकोड़े दिए तो सब खाने लगे। सबके उतरे चेहरे बता रहे थे कि नीरज की बातें उनके दिल पर लगी हैं, लेकिन दिशा ने चेहरे पर अभी भी कोई पछतावा या गिलानी नजर नहीं आ रही थी। वह तो मजे से बैठी पकोड़े खा रही थी और आकाश उसे घूर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीते, लेकिन अब घर के माहौल में काफी बदलाव आ गया था। अब सोनिया से भी कोई कुछ नहीं कह रहा था। यह अजीब सी खामोशी सोनिया को खुली कर रही थी। दिशा बेफिक्री सी अपने इस अंदाज में टीवी देखती रहती और सोनिया को खाने पीने के लिए उठाती रहती थी। लेकिन एक दो बार जब सोनिया आराम करने लेती और दिशा ने उसे कहा कि उसके लिए कुछ बनाकर लिया जाए, तो सास ने बेटी से कह दिया कि दिशा खाकर बैठी रहती हो और हुक्म चलाती रहती हो। मैं देख रही हूँ तुम्हें काम करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीरज से ही कह रहा था? इस बात पर दिशा भिड़क गई और पहले तो उसने घर में कोहराम मचा दिया और फिर जोर जोर से रोने लगी। सुमित्रा जी इस बात से डर गई और उसे चुप करवाने लगी। दिशा के पिताजी ने भी उसे जाकर कहा कि इस तरह रोने की जरूरत नहीं है। अगर माँ ने कुछ कह दिया तो उसमें रोने की क्या बात है। लेकिन सच तो यही था कि अब दिशा के तौर तरीके सुमित्रा जी समझ रही थी। अब दिशा की तुलना सोनिया से करने लगी थी और उन्हें हर बात संस्कारों में सोनिया दिशा पर भारी पड़ती नजर आ रही थी। अब उन्हें अपनी बहू सोनिया के संस्कार नजर आ रहे थे, इसीलिए अपनी सास को कभी जवाब नहीं दिया। जबकि सुमित्रा जी ने गुस्से में आकर कितनी बार उसको थप्पड़ मारा था। इसी तरह एक दिन आकाश को खाना खाते हुए खाना गले में अटक गया और दिशा सामने ही बैठी थी, लेकिन आकाश के इशारे करने के बावजूद भी दिशा ने उसको पानी तक लाकर नहीं दिया। इतने में सोनिया अंदर से हाथ में पानी लेकर भाग भाग आई और आकाश की पीठ थपथपाते हुए उसका पानी पिलाया। पानी पीते ही आकाश सोनिया को देख रहा था कि उसके इतना बुरा बर्ताव करने के बावजूद भी वह उसके हर काम के लिए तत्पर रहती है। आज उसे अपनी पत्नी का उसके प्रति समर्पण नजर आ रहा था। धीरे धीरे सुमित्रा जी ने दिशा से कहना शुरू किया कि तुम भी कुछ हमारे लिए बना दिया करो। बेटियां तो माता पिता के लिए बहुत कुछ करती हैं। तो दिशा ने साफ कह दिया कि मम्मी आपके काम करने के लिए गांव की गवार है, तो सही फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? दिशा की इस बात को सुनकर सुमित्रा जी के होश ही उड़ गए। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यह उनके ही संस्कार हैं और अब उन्हें समझ में आने लगा था कि यह सब दिशा की जिद पूरी करने का नतीजा है। दोपहर के वक्त सुमित्रा जी ने दिशा से कहा कि शाम के समय अच्छे से तैयार हो जाए। दिशा ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। शाम के वक्त सुमित्रा जी ने सोनिया से कह दिया कि आज चाय के साथ अच्छा सा नाश्ता भी तैयार कर ले और चाय भी थोड़ी ज़्यादा बने। दिशा ने आकाश से कहा कि आज ऐसा क्या होने वाला है कि इतने नाश्ते बनवाए जा रहे हैं? कहीं कोई लड़का मुझे देखना तो नहीं आ रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, फिर मैं अच्छे से पार्लर से तैयार होकर आ जाऊंगी।
आकाश ने कहा कि दीदी आप शांत रहिए, जो भी होगा आपके सामने ही होगा। जैसे ही शाम के 5 बजे तो डोर की बेल बज गई तो दिशा उठकर जाने लगी, लेकिन आकाश ने उसे रोककर खुद जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने नीरज खड़ा था और उसे देखते ही आकाश ने कहा, आइए जीजा जी बैठिए। नीरज को घर में देखते ही दिशा भड़क गई और कहने लगी कि आकाश यह सब क्या है, इस आदमी को यहाँ क्यों बुलाया है। तब सुमित्रा जी ने अंदर से आते ही कहा कि दिशा बहुत हो गया तुम्हारा, अब हमारी आंखें खुल गई हैं, अब हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। माँ की आवाज सुनकर दिशा कमरे में उठकर जाने लगी तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटी सबसे मुंह फेर कर कहाँ कहाँ जाओगी, हमें समझ आ गया है कि हम गलत हैं और नीरज सही था, तुमने दूसरों की सेवा करना सीखा ही नहीं है, तो बोलो सास की सेवा क्या करोगी। हमने आज तक तुम्हें डांटा तक नहीं, लेकिन आज जो कहेंगे वह तुम्हें मानना ही होगा, वरना अपना सम्मान उठाकर कहीं और चली जाना। इतने में सोनिया अंदर से चाय और उसके कई तरह के पकवान और एक डिजाइनदार साड़ी पहनकर आई। आकाश ने उसको देखते ही कहा कि जीजा जी यह सब आपकी पसंद का सोनिया ने खुद बनाया है। नीरज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आज सोनिया ने एक नई साड़ी पहनी हुई थी। दिशा सामने हाथ बंधे गुस्से में बैठी थी। नीरज ने उसकी तरफ देखकर कहा कि दिशा तुम दूसरों को बदलना चाहती हो, लेकिन दूसरों को बदलने से पहले थोड़ा खुद भी बदलना पड़ता है। तुम अपनी भाभी को ही देख लो, उनके मुंह से तुम लोगों के बुरे बर्ताव के बाद भी उस तक नहीं निकली। नीरज की यह बात सुनकर दिशा उसका चेहरा फटी आंखों से देखने लगी, क्योंकि सच तो यही था कि उसने अपनी भाभी के साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया था और उसे हमेशा घर का एक नौकर समझा था। धीरे धीरे नीरज ने सोनिया की अच्छाइयाँ गिनवाना शुरू कर दिया। सोनिया की अच्छाइयाँ सुनकर आकाश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। बारिश जिसे देखकर नीरज ने कहा कि साले साहब, जिस तरह आपको अपनी बीवी की अच्छाइयाँ सुनकर अच्छा लग रहा है, वही मैं भी महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन दिशा ने कभी मौका ही नहीं दिया कि मैं घर में उसकी तारीफ कर सकूं। लेकिन मैं इसकी 1000 गलतियों के बावजूद भी इसे ले जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने रिश्ते को मौका देना चाहता हूँ। आकाश उस समय सोनिया की तरफ बहुत प्यार से देख रहा था और इस समय उसे सोनिया की केवल अच्छाइयाँ ही नजर आ रही थी। सुमित्रा जी की आंखें भर आई और कहने लगी कि नीरज बेटा, तुमने हमारी आंखें खोली। बेटी को भला कौन अपने पास रख सका है, यह बात हम भूल गए थे। सोनिया की अच्छाइयाँ तो हमें कभी नजर ही नहीं आई जो तुमने हमें दिखाई हैं। तुम्हारा दिल इतना अच्छा है कि तुम दिशा को उसकी गलती के बाद भी ले जाना चाहते हो, और हमारा दिल कैसा है कि हमने इतनी अच्छी बहू को इतना बुरा समझा। इसके बाद सुमित्रा जी सोनिया से माफी मांगने लगी और सोनिया के बेआंसू निकल आए। सोनिया ने सबसे हाथ जोड़कर कहा कि यह मेरा परिवार है और मैं हमेशा सबका भला चाहती हूँ, और मैं आज तक इसीलिए चुप रही क्योंकि मैं जानती थी एक न एक दिन सबका मन बदल जाएगा। सोनिया के ऐसे विचार सुनकर आकाश की भी आंखें भर आई और उसने भी सोनिया से अपने किए के लिए माफी मांगी और दिशा से कहा कि उसे अपने पति के साथ रहना चाहिए, नहीं तो अपना सामान लेकर कहीं भी जाए। अब दिशा के पास कोई रास्ता ही नहीं था और उसे भी लग रहा था कि वही उसका परिवार है। जिस तरह सोनिया का परिवार बन गया है ना, उसी तरह उसे भी अपना परिवार बनाना चाहिए। सब ने मिलकर चाय नाश्ते का आनंद लिया और दिशा नीरज के साथ घर चली गई। यहाँ उसकी सास ने उसका खुले दिल से स्वागत किया और सोनिया को भी अपने परिवार से प्यार और सम्मान मिल गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।